Right. So we will have a discussion today on the topic of the Kawasaki disease. Okay. We will have a discussion on the Kawasaki disease. And the previous lecture, obviously, we discussed about the polyarthritis nodosus. So now we will discuss about the Kawasaki disease. अब Kawasaki से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कावासी नहीं है, कावासाकी है ये. ओके. कावासाकी. कावासाकी क्या है? कावासाकी एक बहुत ही मशहूर बाइक है. फाइन. और ये बाइक कौन सा है? दिस इज एक्चुअली जापानीज बाइक. फाइन. ओके. अब ये जो कावासाकी डिजीज है, इट इज बेसिकली वेरी वेरी कॉमन इन द पीपल ऑफ द जापान एंड द पीपल ऑफ द कोरिया. ओके. राइट. सो दिस इज वेरी कॉमन इन द जापानीज और पीपल ऑफ द कोरिया. राइट. अच्छा. One more clinical feature, one more okay feature related to the Kawasaki disease that is very important that you have to remember, that is actually कि ये जो होता है, this mostly happens in the children less than 4 years of age. Okay. ये बच्चों में होता है which are or who are less than 4 years. Understood? Okay. अच्छा. अब क्या है कि कावासाकी डिजीज़ जो है हमारे पास, ये होता किस वजह से? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी. ओके. पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको सही से समझ आ जाए तो उसके बाद आपको डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट देने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. ओके. दिस विल बिकम वेरी इजी टू डायग्नोस एंड ट्रीट द पेशेंट. अच्छा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर, फाइन, समटाइम्स क्या होता है, कुछ भी, कोई भी, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल ट्रिगर हो सकता है या तो फिर जेनेटिक ट्रिगर. ओके. जिनकी वजह से कावासाकी डिजीज हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी, फॉर एग्जांपल देयर इज सम काइंड ऑफ दी बैक्टीरिया, या तो फिर बैक्टीरिया हो सकता है या तो फिर वायरस. फाइन. बैक्टीरिया या तो फिर वायरस. In these case we will take the example of a bacteria. Okay. For example this is streptococcus या तो फिर staphylococcus bacteria. अब ये जो बैक्टीरिया ये करता क्या है? Sometimes these bacteria, obviously these will go into our body, right? Okay. It will go into our body. अब क्या है कि ये जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर होता है, राइट? आपको पता है ना, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बॉडी के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट? बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बॉडी के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आया, एंटर हो चुका है, राइट, हमारे बॉडी के अंदर, कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इसको इनगल्फ करते हैं, राइट? फाइन. कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इसको इनगल्फ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया बैक्टीरिया, उसके बाद वाइट ब्लड सेल आके इसको क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं. अंडरस्टूड? ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ वाइट ब्लड सेल, राइट? यू कैन कॉल इट इधर मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज भी हो सकता है या तो फिर ये डेंड्रिटिक सेल भी हो सकता है. अंडरस्टूड? फाइन. क्योंकि मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल यही दो टाइप्स ऑफ सेल हैं मोस्टली जो कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाते हैं. अंडरस्टूड? और इनका काम क्या है कि ये किसी भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया को क्या करता है? ये उसको जो है बैक्टीरिया वायरस को ये सबसे पहले इनगल्फ करता है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रक्शन करके, राइट, अपने अंदर ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा. ओके. लाइजोसोमल एंजाइम्स, राइट? तो वो जो फॉर एग्जांपल एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे? ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर उसकी डिस्ट्रक्शन करेंगे, राइट? अब उसके बाद डिस्ट्रक्शन होने के बाद ये जो हमारे पास है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दो काम करेगा, राइट? एक तो ये है हमारे पास कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, फाइन, द फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये साइटोकाइंस रिलीज करेगा. ओके. अ लॉट ऑफ साइटोकाइंस. अंडरस्टूड? साइटोकाइंस. और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, राइट, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये टी और बी सेल्स को एक्टिवेट करता है. टी एंड बी सेल्स. फाइन. और ये सारा मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ही हो रहा है, हमारे बॉडी से बाहर नहीं होता है. ओके. तो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इसके अलावा टी एंड बी सेल्स को जाके खबर देता है कि आई हैव सम एंटीजन. अंडरस्टूड? अच्छा. अब आगे आपने देखना है कि आगे क्या होता है. अब डू यू नो दी साइटोकाइंस? एक्चुअली ये जो साइटोकाइंस होते हैं, फाइन, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? जाहिर सी बात, दी साइटोकाइंस विल एंटर इनटू द सर्कुलेशन. अंडरस्टूड? ओके. और साइटोकाइंस का तो आपको पता होगा, साइटोकाइंस क्या होते हैं हमारे पास? इंटरल्यूकिन 1. ओके. इंटरल्यूकिन 1. उसके बाद है इंटरल्यूकिन 6, राइट? उसके बाद है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा. अंडरस्टूड? तो जैसे ही हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट है हम इन साइटोकाइंस को इनहिबिट करेंगे, उसके अलावा ट्रीटमेंट में हम टी बी सेल की प्रोलिफरेशन को हम रिड्यूस करेंगे, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर द पैथोफिजियोलॉजी. अच्छा. तो साइटोकाइंस किसको कहते हैं? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, और भी बहुत से साइटोकाइंस होते हैं. फाइन. तो ये साइटोकाइंस क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, राइट? अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं, दीज दे विल कम, ओके, दे विल कम ऑन दी एंडोथेलियल सेल्स. ये एंडोथेलियल सेल्स के फंक्शन को ये ऑल्टर करते हैं, राइट?
एक किस्म से आप कह सकते हो कि ये एंडोथेलियल सेल्स में चेंजिंग लाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स में जैसे ही चेंजिंग आता है, राइट, तो एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा चिपचिका या तो फिर स्टिकी हो जाते हैं, राइट, स्टिकी वर्ड आप याद रख लें, फाइन। सो दीज एंडोथेलियल सेल्स विल बिकम स्टिकी, फाइन। जैसे इंटरल्यूकिन्स ये साइटोकाइंस इनके साथ बाइंड करते हैं, राइट, तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये स्टिकी बन जाते हैं, फाइन। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि आपके ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आपके ब्लड के अंदर इस तरह से न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फाइन। आपके ब्लड के अंदर इस तरह से न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अंडरस्टूड। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स आके, राइट, इस एंडोथेलियल सेल्स के साथ जो कि स्टिकी है, चिपचिका है, राइट, चिपचिपका है, क्या है ये, स्टिकी है, फाइन। तो इस स्टिकी एंडोथेलियल सेल के साथ ये न्यूट्रोफिल आके बाइंड करता है, फाइन। बाइंड करने के बाद ये जो न्यूट्रोफिल है, राइट, एंडोथेलियल सेल के साथ जैसे ये बाइंड करता है, तो ये अपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उसके अलावा प्रोटिएसेस, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो भी होते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर, वो यहाँ पे रिलीज करेगा, अंडरस्टूड। जिसकी वजह से ये जो एंडोथेलियल सेल है ये डैमेज होगा। कैन यू सी ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, दे आर इंटैक्ट, दे आर हेल्दी, ये किस तरह से मतलब आपको नजर आ रहा है, एक तरह से यहाँ पे कर्व होता है इनमें, राइट, एक ब्यूटीफुल शेप होता है इनका एंडोथेलियल सेल्स का। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एंडोथेलियल सेल्स ड्रॉ किए, ये एंडोथेलियल सेल्स कहीं से फटा हुआ है, कहीं से रप्चर है, राइट, तो ये क्या है, ये एक्चुअली न्यूट्रोफिल की वजह से डैमेज हो चुका है, अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, तो जैसे ही ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं, उसके बाद जो है एक तो वास्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ती है, ओके, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्लड के अंदर बाकी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, राइट। जब यहाँ पे एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप इंक्रीज होगा तो ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ से इनफिल्ट्रेट करेंगे इनटू दी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ओके। अब ब्लड वेसल के कितने वॉल्स होते हैं, यू मस्ट नो दैट, ओके। एक तो है इंटीमा, राइट, उसके बाद कौन सा लेयर है, मीडिया, राइट, उसके बाद है एडवेंटिशिया, फाइन। तो ये तीन लेयर्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के एक्चुअली, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया। तो ये न्यूट्रोफिल्स आता है, फाइन, न्यूट्रोफिल्स आता है। न्यूट्रोफिल्स जैसे कि इसके पास कौन से एंजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ओके। तो ये अपने उस एंजाइम्स के थ्रू ये जो आपके पास है इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तीनों लेयर्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, फाइन। ये तीनों लेयर्स को क्या करता है, तीनों लेयर्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, अंडरस्टूड। सो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल, फाइन। तो ये जो ब्लड वेसल का वॉल है ये डिस्ट्रॉय होता है इस तरह से, फाइन। और आफ्टर 10 डेज क्या होता है, आफ्टर 10 डेज जो आपके पास मैक्रोफेजेस और टी सेल्स है, राइट, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स भी आते हैं एंडोथेलियल यहाँ से माइग्रेट होके, राइट, यहाँ से आते हैं ये हमारे ब्लड वेसल के वॉल के अंदर, फाइन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैक्रोफेज और इसके साथ आया है टी सेल्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स। अच्छा, तो ये मैक्रोफेज और टी सेल ये क्या करते हैं, ये मजीद जो है इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो इलास्टिक लेमिना होता है, राइट, इलास्टिक लेमिना, इसके अंदर होता है इलास्टिक लेमिना, फाइन, और उसके साथ ही होता है इसमें स्मूथ मसल। तो मैक्रोफेजेस और टी सेल्स आके इलास्टिक लेमिना को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और स्मूथ मसल को भी, फाइन। अब इलास्टिक लेमिना आपको पता है किस काम आता है, इलास्टिक लेमिना जैसे ही इस आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, राइट, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये जो आर्टरी है ये इस तरह से एक्सपेंड करता है, डू यू नो, आर्टरीज इस तरह से एक्सपेंड करते हैं जब इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो किस वजह से करते हैं, इलास्टिक लेमिना, इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, फाइन, और स्मूथ मसल्स उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा जब इलास्टिक लेमिना और स्मूथ मसल्स डैमेज होते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स है उसके बाद ये इस तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाते, फाइन, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसके अलावा ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके अंदर फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, फाइन, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, अंडरस्टूड। तो लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो चुकी होती है, साइन, राइट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या करता है, ब्लड वेसल वॉल को बहुत ही ज़्यादा थिन बना देता है, थिन और वीक बना देता है, राइट। वीक होने की वजह से यहाँ पे अब देख रहे हो, यहाँ पे मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, फाइब्रोसिस, इलास्टिक लेमिना, स्मूथ मसल सारे मतलब गड़बड़ हो चुका है, राइट। तो ये वाला जो ब्लड वेसल का वॉल है, ये वाला एरिया ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। तो ये वाला ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ से ये ब्लड वेसल क्या होगा, इस तरह से एक्सपेंड करेगा अपने एक साइड से, ओके। तो ये किस तरह, इस तरह से आपको दिखेगी ये ब्लड वेसल वॉल यहाँ से, फाइन, इस तरह से एनोरिज्म बनेगा यहाँ पे। कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एनोरिज्म बनेगा, फाइन, एन्यूरिज्म, राइट, एन्यूरिज्म। तो ये एक एनोरिज्म बनेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड नाउ। अब ये एनोरिज्म इसमें इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल क्लोट या मतलब थ्रोम्बस बनने के या क्लोट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइन। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे क्लोट बनता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेटलेट्स हियर, फाइन, तो उसके बाद ये जो एनोरिज्म है ये कभी भी फट सकता है, ये कभी भी रप्चर हो सकता है, अंडरस्टूड। और ये सारा मैकेनिज्म किस में होता है, नॉर्मली तो ये
हर ब्लड वेसल में जो है हमारे पास यही मैकेनिज्म होता है, राइट। लेकिन ये एनोरिज्म वाला जो केस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये मोस्टली कहाँ पे होता है? डू यू नो देयर आर सम ब्लड वेसल्स जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब नॉर्मली आपने सुना होगा कि हार्ट हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लिसन वेरी केयरफुली, ये आपके बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल है, राइट, जो कि आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, राइट, ये वेसल, फाइन। और इस वेसल का नाम क्या है? इस वेसल का नाम है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, अंडरस्टूड, राइट। अब कोरोनरी आर्टरी, जब इसका वॉल इन्फ्लेमेशन की वजह से न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस मतलब ये सारे आके यहाँ पे फाइब्रोसिस करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी इस तरह से जहाँ से वो वीक होगा वहाँ पे क्या बनेगा, एक एनोरिज्म बनेगा, अंडरस्टूड। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो कोरोनरी आर्टरी का वॉल है यहाँ पे फाइब्रोसिस भी होता है, ओके। फाइब्रोसिस क्या करता है? फाइब्रोसिस जो हमारा ल्यूमन है कोरोनरी आर्टरी का, उसको थिन बनाता है, या तो फिर हमारे कोरोनरी आर्टरी को बहुत ज़्यादा नैरो करता है। नैरो करने की वजह से यहाँ बाहर से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ईजिली हमारे हार्ट तक नहीं पहुँचेगा, राइट। जिसकी वजह से हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगे, right? You will see heart complications, okay, different types of the heart complications that we will discuss, fine। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन सही से हमारे ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या हुआ यहाँ पे, स्टेनोसिस हुआ है कोरोनरी आर्टरी का ड्यू टू दी फाइब्रोसिस। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म, रेस्ट ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स पैथोफिजियोलॉजी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।